BCH-CT 131 ब्लॉक 1 इकाई नंबर 3 क्वांटम यांत्रिकी दृष्टिकोण। इकाई का नाम है क्वांटम यांत्रिकी दृष्टिकोण। क्वांटम यांत्रिकी क्या है? तो अब तक हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण और तरंग दोनों की भांति कार्य करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है तो कोई ऐसा यांत्रिकी होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के दोनों गुणों के व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। तो जिस यांत्रिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के दोनों गुणों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पदार्थ के कण और तरंग वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेक्षणीय। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेबल। किसी मापे जा सकने वाले गतिक चर को प्रेक्षणीय कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा गतिक चर है, गतिक चर उसको हम कहते हैं जिसकी वैल्यू हम बदलती रहती हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम चर कहते हैं। तो कोई एक ऐसा चर हो जिसको मापा जा सके तो उसको हम प्रेक्षणीय कहते हैं। जैसे स्थिति है, स्थिति को हम माप सकते हैं। किसी कण का संवेग है, उस संवेग को माप सकते हैं। किसी कण का कोणीय संवेग है, उसको माप सकते हैं। ऊर्जा को माप सकते हैं। तो ये जो गतिक चर हैं, मतलब जिनको मापा जा सकता है, उनको हम प्रेक्षणीय कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी संकारक। संकारक किसे कहते हैं? तो संकारक एक गणितीय आदेश होता है जो यह बताता है कि संकारक के बाद आने वाले पद पर क्या क्रिया करनी है। तो ये समझिए, ये बताएगा कि हमें करना क्या है। जैसे हम अगर अंडर रूट 2 की बात करें तो अंडर रूट 2 पर जो ही अंडर रूट का निशान है, इससे हमें पता चलता है कि हमें 2 का वर्गमूल निकालना है। और अगर हम यहाँ देखें x² + 5x d/dx में d/dx एक संकारक है। इसको संकारक में इसलिए कहते हैं कि अगर d/dx ना होता तो हमें ये पता नहीं चलता कि x² + 5x का हमें क्या करना है। तो जो संकारक होता है वो हमें ये बताता है कि हमें कौन सी क्रिया करनी है। जैसे यहाँ पर हमें अवकलन की क्रिया करनी है और यहाँ पर अंडर रूट 2 में जो अंडर रूट 2 का निशान है, ये अंडर रूट का निशान है, इसको हम संकारक कहेंगे, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमें 2 का वर्गमूल फाइंड आउट करना है। बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रेक्षणीय की परिभाषा दीजिए। तो प्रेक्षणीय अभी हमने देखा था, ये रहा कि किसी मापे जा सकने वाले गतिक चर को हम प्रेक्षणीय कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे काल स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण। ये सारे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी को हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और ये समीकरण इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपका पीछे छोड़ने वाली नहीं है। जब आप BSc 3rd ईयर में पहुंचेंगे तो वहाँ भी आपको ये काल स्वतंत्र श्रोडिंगर इक्वेशन वहाँ पर भी आपको सीखनी है। तो इसको यहीं पर सीख लेते हैं अच्छे से, ताकि वहाँ पर कम ज़रूरत पड़े इसको सीखने की। 1926 में श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर समीकरण के नाम से जाना जाता है। अब 1926 में जो श्रोडिंगर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को जो समीकरण दी थी उसी को हमने श्रोडिंगर समीकरण कहा। और अगर हम x दिशा में बात करें तो x दिशा में जो तरंग गति का समीकरण होता है तो वो होता है ∇² ψ/del² del x² बराबर -4π² ψ/λ²। ये इधर माइनस का है, इसको आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और हमारा हो जाएगा ∇² ψ/del x² प्लस 4π² ψ/λ² बराबर 0।
इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये समीकरण कहाँ से आती है ये आपका अलग टॉपिक है, आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है कि x दिशा में तरंग गति का समीकरण ये होता है। जो यहाँ पर साई है, साई जो है वो तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। अब ये इक्वेशन तो हमें याद करनी है कि ये श्रोडिंगर x दिशा में तरंग गति का समीकरण है। अब हम इस इक्वेशन में क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन में अब हमें कुछ नहीं करना। जो ये लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर का मान हम निकालेंगे और इस इक्वेशन में हम इसको रख देंगे। तो लैम्डा स्क्वायर का मान निकालते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई हमारा गतिशील कण है तो उस गतिशील की कुल ऊर्जा अगर हम निकालने लगें तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा के योग के बराबर। अब हम गतिज ऊर्जा को इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर होगा E माइनस स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं होता है 1/2 mv² बराबर E माइनस का v। अब E ये है और स्थितिज ऊर्जा को हमने v से डिनोट कर दिया, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 2 में हमें क्या काम करना है, अब हम जानते हैं चूंकि P बराबर होता है mv, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये होता है हमारा किसी भी कण का संवेग। संवेग होता है कण का द्रव्यमान और उस कण का वेग। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो p² बराबर होगा m² और v²। अब हम क्या काम करेंगे, p² बराबर ये m² को 2 बार लिख लिया, m और m v²। अब ये वाला m p² के हम बटे में लेंगे। जो हम m को p² के बटे में लेंगे तो ये हो जाएगा p² अपॉन m, और इधर क्या बचा mv²। अब हम दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा mv² 1/2 mv² बराबर 1/2 p² अपॉन m। तो इस वाले इक्वेशन में जहाँ पर हमारा 1/2 mv² है वहाँ पर हम 1/2 m² की जगह 1/2 p² अपॉन m रख देंगे। तो ये वाला 1/2 p² अपॉन m हम इस वाली समीकरण में उठा करके रखेंगे। तो हमारी जो अगली समीकरण प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 1/2 p² m बराबर E माइनस का v। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। लेकिन यहाँ भी हमें काम करना है थोड़ा सा, आगे हम इस समीकरण को बढ़ाएंगे और इस समीकरण को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं λ² बराबर होता है h² अपॉन p²। अभी ये कहाँ से आया, आपने दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बारे में जो हम पढ़ाया था, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बराबर होती है λ बराबर h अपॉन p। h स्थिरांक नियतांक होता है और p किसी कण का संवेग होता है। तो यहीं से जब हम h इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो λ² बराबर h² अपॉन p²। p² को इधर ले जाओ तो p² बराबर λ² अपॉन h, λ² के p² इधर गया तो λ² इधर आया, तो p² बराबर h² अपॉन λ²। तो जो हमने ये p² का मान निकाला है, इस p² के मान को हम उठा करके यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे। तो जब p² की जगह हम रखेंगे h² अपॉन λ² अपॉन m बराबर E माइनस का v। अब आगे हमें इस समीकरण को किस तरीके से हल करना है, E माइनस v है, m को हम इधर ले गए और 2 को भी हम इधर ले गए, तो ये हो जाएगा h² अपॉन λ² बराबर E माइनस v इंटू 2m। 2 की m में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2m हो जाएगा। अब हमने इसकी जगह 1 माना, इसके नीचे 1 माना और इसको उल्टा कर दिया, तो 1 ऊपर गया तो नीचे आया E माइनस v इंटू 2m, और इधर जो λ² है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा λ² अपॉन h²।
तो यहाँ से हमारा लैम्डा स्क्वायर निकल कर आएगा, एच इधर जाएगा तो एच की इधर गुणा होगी, क्रॉस जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की इधर गुणा होगी, तो एच स्क्वायर अपॉन ई माइनस वी इंटू 2m। अब हमने लैम्डा स्क्वायर का मान क्यों निकाला, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था यहाँ पर कि जब हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट की थी तो यहाँ पर हमने लैम्डा स्क्वायर का मान हमें निकाल करके यहाँ पर रखना है। तो लैम्डा स्क्वायर का मान हमारा क्या आया, यह आया एच स्क्वायर अपॉन ई माइनस वी इंटू 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब हम इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें जो अगली समीकरण प्राप्त होगी वो होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन, यहाँ पर हमने लैम्डा स्क्वायर का मान रखा एच स्क्वायर अपॉन ई माइनस वी इंटू 2m बराबर 0। अब डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जो ये बटे में है ई माइनस वी और 2m, ये जाएगा ऊपर, तो 2m की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8m और पाई ये रहा, तो 8m पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बचा ई माइनस वी, तो ई माइनस वी और ये आपका साई जो है हमने लिख लिया यहाँ पर साई बराबर 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। और ये समीकरण हमारी केवल x दिशा में है। अगर हम इसको हम निकालना चाहें x, y और z तीनों दिशाओं में तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, प्लस लगाएंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस लगाएंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण 3 विमाओं x, y और z में। तो कुछ नहीं किया हमने, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये हमने सेम रख दिया। देखते हैं पीछे हमारी समीकरण क्या थी, ये हमारी समीकरण थी समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर केवल x है, तो इसका अर्थ ये है कि केवल ये x दिशा में है और हमें x, y और z इन तीनों दिशाओं में निकालनी हो तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर ये कर देंगे, मतलब एक बार y स्क्वायर और एक बार z स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, जो हमारा ये है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इतना इसकी जगह हम रख लेंगे डेल स्क्वायर या फिर हम इसको कहते हैं नेबला। ये जो साइन है हम इसको या तो डेल कहते हैं या फिर हम इसको नेबला कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम रख लेंगे नेबला स्क्वायर साइन बराबर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला पोर्शन ये हमको ऐसे ही रखना है, और बराबर 0। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 6। अब हमने ये जो रखा तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, जबकि नेबला स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है, और इसे लाप्लासियन संकारक लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, समीकरण नंबर 6 जो है हमारी ये है, ये हमने समीकरण नंबर 6 को लिख लिया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर डेल स्क्वायर साइन ये वाला तो हमने इधर रखा और इस वाले सारे पार्ट को हम उठा करके इधर ले गए, तो ये हो जाएगा इधर प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का हो जाए, तो माइनस का 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन। अब एच स्क्वायर इसके बटे में है तो एच स्क्वायर की जब हम इधर लाएंगे तो इधर गुणा होगी, और हम माइनस का साइन भी इधर लाएंगे, तो माइनस का एच स्क्वायर नेबला स्क्वायर और साइन ये गुणा में है तो ये आएगा बटे में 8 पाई स्क्वायर m
प्लस वी साई का अंश आया। ये तो हमारा सारा खत्म हो गया क्योंकि एच तो इसके इधर हो गया और ये वाला इधर आया। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम साई की ई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई साई होगा, और वी की साई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा वी साई और माइनस का, और जब माइनस के वी साई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वी साई। यहाँ से हमने साई कॉमन लिया, यहाँ साई है यहाँ साई है, तो हमारा बचा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस का वी इंटू साई, और यहाँ पर हमारा जो बचा ये भी बचा नेबुला स्क्वायर, तो एच स्क्वायर और नेबुला स्क्वायर अब हम इसकी जगह ये जो हमारा टोटल है इसकी जगह हम लिख लेते हैं एच, तो एच और ये साई बराबर ई साई, समीकरण नंबर इसको 7 मान लेते हैं। अब एच हमने क्यों रखा, एच क्या है वो भी देख लेते हैं। तो जो हमारा एच है वो है माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस का वी, और यहाँ पर नेबुला भी आप लिख लें, नेबुला स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हैमिल्टनी संकारक कहते हैं। अब जो समीकरण 7 है यह काल स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण है, क्योंकि इसमें हैमिल्टनी संकारक एच और तरंग फलन साई समय पर निर्भर नहीं करते। काल स्वतंत्र का अर्थ यह है कि काल का अर्थ होता है समय, स्वतंत्र का मतलब है मतलब जिसमें समय कोई डिपेंडेंसी ना हो, मतलब समय कोई इसको प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना करे, तो इसमें समय नहीं है, इसलिए ये हमारी है काल स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बोध प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है लाप्लासियन संकारक क्या होता है। तो लाप्लासियन संकारक अभी हमने देखा था, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, नेबुला स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोध प्रश्न नंबर 3, ये देख लेते हैं हम। आइगेन फलन और आइगेन मान पदों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है किसी भी निकाय में साई के वे निश्चित मान जो एच साई बराबर ई साई। ये कौन सी समीकरण है, ये हमारी है श्रोडिंगर की काल स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण। यहाँ पर अगर हम इस समीकरण को हल करें तो साई के बहुत सारे मान प्राप्त होते हैं, लेकिन सभी मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार देते हैं कि किसी भी निकाय में साई के वे निश्चित मान जो एच साई बराबर ई साई श्रोडिंगर समीकरण का संतोषजनक हल निकालते हैं। मतलब हल तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वे सभी इसको संतुलित नहीं कर पाते, तो केवल जो इसको संतुलित करते हैं उनको हम आइगेन फलन कहलाते हैं, तथा इन मानों के अनुरूप ऊर्जा के मानों को उस निकाय के आइगेन मान कहा जाता है। अब हम देखते हैं अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है वो है परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, परंतु यह तरंग कण प्रकृति केवल इलेक्ट्रॉनों तक ही सीमित नहीं है। ये जो कण और तरंग की प्रकृति है ये केवल इलेक्ट्रॉनों तक ही सीमित नहीं है, परंतु ऐसा सारे द्रव्य के लिए सही होता है। कोई भी हमारा द्रव्य हो, छोटा द्रव्य हो या बड़ा द्रव्य हो, वो सभी द्रव्य तरंग और कण की तरह व्यवहार करते हैं। अतः अब अपरमाणुविक स्तर पर, मतलब परमाणु जो होता है परमाणुविक स्तर पर द्रव्य के व्यवहार का पूर्ण
वर्णन करने के लिए तरंग और कण दोनों गुणधर्मों की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। मतलब जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण की तरह व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो आवश्यक है कि हम कोई ऐसी समीकरण का पता लगाएं या कोई ऐसी यांत्रिकी हो जो इलेक्ट्रॉन के दोनों गुणों को प्रदर्शित कर सके। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन जैसे किसी अपरमाणुक कण जो कि तरंग के जैसे ही व्यवहार करता है की स्थिति को व्यक्त करना भी एक समस्या होती है। क्योंकि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और संवेग एक साथ यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं किए जा सकते, अतः परमाणु की संरचना को वर्णन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी जो इलेक्ट्रॉन के कण तथा तरंग दोनों प्रकार के व्यवहार को वर्णन कर सके। इस नए दृष्टिकोण को क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स या तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स कहते हैं। तो आप समझिए कि मतलब ऐसा यांत्रिकी जो इलेक्ट्रॉन के कण और तरंग दोनों गुणों का व्यवहार को प्रदर्शित करता हो, उसी को हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। और इसकी आवश्यकता इसीलिए हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रोडिंगर समीकरण लिखिए और उसमें आने वाले पदों की व्याख्या कीजिए। तो श्रोडिंगर समीकरण हम देख चुके हैं क्या थी, आप उसको वहीं पर लिख सकते हैं जो हमने नोट्स में देखी थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रेक्षणियों के लिए उनके संकारकों के संकेत तथा संक्रियाएं बताइए, स्थिति और संवेग। तो हमने देखा था कि प्रेक्षणीय तो वो होते हैं ऐसे गतिक चर होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, और जो संकारक होता है वो यह बताता है कि प्रेक्षणीय पर हमें क्या क्रिया करनी है। जैसे हमारा स्थिति है, इसको हम स्थिति को x से प्रदर्शित कर सकते हैं और स्थिति को r से भी प्रदर्शित करते हैं। इनका जो संकेत होगा, इसका जो संकारक होगा उसका संकेत x कैप होगा या फिर r कैप होगा, और अर्थ क्या है, x से गुणा करना और r से गुणा करना। इसी प्रकार संवेग का आप देख सकते हैं, संवेग को हम px से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर केवल p से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका जो संकेत होता है, इसके संकारक का संकेत p कैप x, px कैप और p कैप, और इसका माइनस IH डेल अपॉन डेल x माइनस IH I डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, ये इसकी संक्रिया होती है। और आप बुक में, मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में बहुत सारे संकारक और संकेत दिए हुए हैं, आप उनको भी अच्छे से याद कर लीजिए। ये बुक में दिए हुए हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। स्थिति का है, संवेग का है, गतिज ऊर्जा का है, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कोणीय संवेग, और ये सब आपका पेज नंबर 50 पर आप इसको देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैमिल्टनी संकारक क्या होता है, इसकी सार्थकता भी बताइए। तो हैमिल्टनी संकारक आपने श्रोडिंगर के समीकरण में देख लिया था, H कहते हैं, और H का मान होता है ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m नेबुला स्क्वायर प्लस v होता है। और इसकी जो सार्थकता होती है, वो सार्थकता होती है यह कुल ऊर्जा E को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहले 3 ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टीयता परिकलित कीजिए। तो जो अपभ्रष्टीयता होती है वो होती है n स्क्वायर के बराबर, और n का मान होता है 1 2 3 4 5। तो जब हम पहले 3 ऊर्जा स्तरों की बात कर रहा है, तो प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए जब हम प्रथम ऊर्जा स्तर की बात करेंगे तो n बराबर क्या होगा, 1 होगा। प्रथम के लिए 1, द्वितीय के लिए 2, तृतीय के लिए 3। तो प्रथम के लिए n बराबर 1 होगा, और जब n बराबर 1 होगा
तो जो इसकी अपभ्रष्टता होगी वो n स्क्वायर बराबर होगी 1 का स्क्वायर बराबर 1। द्वितीय के लिए n बराबर 2 होता है तो n स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर बराबर 4। तृतीय की अगर हम बात करें n बराबर 3 होगा और n स्क्वायर हमें निकालना है तो 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 9। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट हैमिल्टनी संकारक और आपके जो 2 प्रकार के हमने संकारक देखे थे H और नेबुला स्क्वायर, तो आप इनको याद रखेंगे। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली इकाई के साथ, अगले यूनिट के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।